अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सुहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज 29 सितंबर है और दिन है इतवार का। कल रावलपिंडी में हुए हंगामों के बाद आज सन्नाटा है, लेकिन यह क्या सन्नाटा है या फिर एक नए आने वाले तूफान से पहले की खामोशी? ये नया तूफान अदालती भी हो सकता है, सियासी भी हो सकता है, क्योंकि कल 30 सितंबर है और 30 सितंबर से मुतल्लिक याद कर लीजिए एक बार फिर कि 30 सितंबर को कोई ना कोई खबर तो सुप्रीम कोर्ट से निकलेगी, क्योंकि ख़त लिखने का जो सिलसिला जारी था इसने कहीं तो पहुँच कर रुकना ही है, या इसका कोई ना कोई सिला तो मिलना ही है किसी न किसी को। लेकिन उससे पहले जजेस के खतूत से पहले वकला का आज ख़त सामने आ गया है, जो कि आज की सबसे बड़ी खबर है और ये इंतहाई अहम भी है। ये आपके सामने शेयर करेंगे ये ख़त क्या है। 300 से ज़ायद वकला का ख़त, एग्जैक्टली 317 वकला हैं। इसमें कौन कौन है, क्या लिखा है, किसे लिखा है, ये आपको बताता हूँ। साथ ही आपको बताएंगे जी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो क्राइम कमेटी है उसकी जो तश्कील 9 हुई थी और जिसमें सिर्फ 2 मेंबरान बैठे थे, चीफ जस्टिस काजी फायस और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उसके भी मीटिंग मिनट्स जारी हुए हैं और उसमें क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं और कितने बेंचेस मजीद तश्कील दे दिए गए ये भी आपको बताते हैं। पहले बात कर लेते हैं ख़त की। 317 वकला ने पाकिस्तान के तमाम जजेस को, तमाम आइनी अदालतों के जजेस को, तमाम हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, इनके जजेस को ख़त लिखा है और ये खुला ख़त है, ये कोई बंद लफाफा ख़त नहीं है, ये खुला ख़त है। इसलिए इसको रिपोर्ट भी किया जा चुका है और इसको हम डिस्कस भी कर रहे हैं। तो एक तो जो डिबेट चलती थी ना इस मुल्क में जी कि शायद आइनी तरामीम कोई बड़ा हक समझ के पार्लियामेंट कर रही है और पार्लियामेंट का इख्तियार है और उसकी मुखालफत महज इमरान खान पीटीआई या उनके हिमायती कर रहे हैं। आज इस प्रोपेगेंडे का जो है ना पूरी हवा इस प्रोपेगेंडे से निकाल दी है इस खत ने। ये खत जिन वकला ने लिखा है उसके बाद इन तरामीम के पल्ले कुछ नहीं रह गया। ये तरामीम होती हैं या नहीं ये तो सवाल बाकी है, लेकिन इन तरामीम के नतीजे में अगर एक आइनी अदालत बनती है तो उसकी साख क्या रह जाएगी। ये 317 वकला वो हैं जो पाकिस्तान में 99% आइनी मुकदमात में वकील यही होते हैं। अब जो जुडिशल सिस्टम होता है उसमें की स्टेक होल्डर्स या उसका जो कहते हैं जी कि बेंच और बार दो पहिए हैं, एक पहिया उतर के साइड पे चला गया है। अब मुंतखब बार जो भी एलामिया जारी करती रही हैं, जो वकला जिन्होंने पेश होना होता है, जिनकी साख है, वो क्या कह रहे हैं वो सुन लें। तो जनाब ये ख़त लिखा गया है। पहले मैं आपको कुछ नाम इसमें से बता दूं कौन कौन लिखने वाले हैं, ताकि आप इसको अच्छे से सुनें कि मैं जिनकी बात कर रहा हूँ कोई आम नहीं है। आबिद साकी साहब, मुनीर अहमद खान काकड़, रियासत अली आज़ाद साहब, आबिद हसन मिंटो, अब्दुल मुइज़ जाफरी, सलाउद्दीन, ईमान मज़ारी, ज़ैनब जंजूबा, नाम लेते जाएं आप। ये आपको सारे वो नाम मिलेंगे जो इमरान खान के हिमायत याफ्ता नहीं थे, जो इमरान खान के दौर में उनके गुण नहीं गा रहे थे, जो इमरान खान के दौर में रजिस्ट कर रहे थे, जो उस वक्त भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ उठा रहे थे, जो उस वक्त भी रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे थे और जो उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ एक रेफरेंस को डिफेंड कर रहे थे, अगली सफ़ों में मौजूद थे। ये सब वो लोग हैं और इसमें 317 के 17 आप नाम कोई एक भी उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या इनका कोई टिल्ट है या ये एक रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। ये 317 वो वकला हैं जो आए रोज़ अदालतों में कोई भी केस लगाओ खड़े ये होते हैं, पेश इन्होंने होना होता है। वो अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं इन तरामीम के ऊपर जो लाई जा रही हैं और जिसके सिलसिले में एक आइनी अदालत बनाने का कहा जा रहा है। इस खुले ख़त में एक तो लैंग्वेज बहुत अच्छी लगी मुझे, लेकिन इसमें जो बड़ा प्रिसाइसली चीज़ों को दरिया को कूजे में बंद करते हुए जजेस को पूरी हिस्ट्री भी गिनवा दी गई है, पाकिस्तान में अदलिया की तारीख उनके सामने खोल के रख दी गई है और उन्हें यह भी बावर करवा दिया गया है कि तारीख की दुरुस्त समत खड़ा न होने का नुकसान क्या होता है और खड़े हो जाने का तारीख में फिर चर्चा कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ें गिनवाई गई हैं। तो इस ख़त में ये कहा गया है जी कि हम जो वकला हैं, हम ये जो मुजवज़ा आइनी तरामीम हैं, बेसिकली ये हमारी हिमायत याफ्ता नहीं है, हम इनके साथ नहीं हैं और उसकी वजह यह है कि कोई मौसर डिबेट कंट्री में, सोसाइटी में इन पर नहीं करवाई गई और जो आइन है वो तो मुतफ़िका होता है। तो इसको रात की तारीकी में ये ख़त कह रहा है कि एक ड्राफ्ट लाया गया और जिसने इसे आथर किया वो इसे कभी क्लेम नहीं करेगा कि ये मेरा था। और मुंतखब नुमाइंदे जो हैं, मुंतखब, उससे मुतल्लिक़ आ गया कि जो खुद को मुंतखब नुमाइंदे कहते हैं, इस ख़त में ये लिखा है कि वो तो सिर्फ हमें ये बता रहे हैं कि नंबर पूरे हैं या नहीं। ड्राफ्ट किया था और उसमें लिखा किया था, ये उन्हें भी इल्म नहीं था, ये चीज़ वो तस्लीम कर चुके हैं। तो ऐसे में अगर ये तरमीम पास हो जाती हैं तो इनको कोई ऐसी आइनी तरमीम नहीं समझा जा सकता जो कि पाकिस्तान के अवाम की मंशा से हो। लिहाजा
इसके नतीजे में बनने वाली अगर कोई भी अदालत हुई तो उसकी हैसियत एक पीसीओ कोर्ट जैसी होगी, और उसका जज जो भी बनेगा वो पीसीओ जज से मुख्तलिफ नहीं होगा। फिर इस खाते में ये कहा गया है जजिस से कि आपके पास अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपके पास चॉइस लेने का मौका है। अब आपकी चॉइस डिटरमिन करेगी कि आप किस साइड पे खड़े होने जा रहे हैं, और कल जब तारीख लिखी जाए तो उसमें यह नज़र नहीं आना चाहिए कि आप लोग कंप्लिसिट थे, आप लोगों की मिली भगत या साजबाज इसमें शामिल थी और आप आइन के साथ ये खिलवाड़ करने वालों का हिस्सा बने थे। लिहाजा आप इससे दूर रहें। और जो हमें ये बताया जा रहा है जी कि आइनी अदालत, इस खाते में ये कहा गया है कि सिर्फ एक चीज़ हमें कही जा रही है जी कि चूँकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये लिखा हुआ था इसलिए आप ये आइनी अदालत बना रहे हैं। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से मुतल्लिक लिखा गया है कि उसकी तो कई शिकों पर अमल फिर नहीं हुआ। तो इस वक्त सिर्फ एक कोर्ट बनाना और उसमें भी मुंतखब नुमाइंदों का बगैर किसी डिबेट के शामिल हो जाना, ये दुरुस्त अमल नहीं है। लिहाजा इसको वकला की हिमायत, जो जयद वकला हैं, जो नामी ग्रामी वकला हैं, जो अमलन पेश होते हैं केसेस में और जिन्होंने पाकिस्तान में आइनी मुकदमात लड़े हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी हिमायत इन्हें हासिल नहीं होगी। लिहाजा मत बनिएगा पीसीओ जजेस और हमसे एक्सपेक्ट भी मत कीजिएगा। ये ख़त खुला लिख दिया गया है। अब इस ख़त के बाद साख बाकी नहीं बचती। अब कोई भी चीज़ जो होती है ना, उसकी शोहरत अच्छी या बुरी, आप 18वीं तरमीम को देख लीजिए। 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ बात करने वाला भी कोई मौजूद नहीं था, सारे लोगों की मुतफ़िका थी, और जो उसे क्रिटिसाइज़ करते थे उसको भी बहुत मोहतात ज़ुबान में जाके क्रिटिसाइज़ करना पड़ता था कि कहीं ये तासुर ना जाए कि मैं किसी की इमाम पर 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ हूँ। तो ये होती है मुतफ़िका तरामीम, ये होती हैं वो तरामीम जिनके ऊपर आप कहते हैं कि अवाम की मंशा के मुताबिक अवाम के मसाइल हल करने के लिए हैं। और जब मैं हर वीडियो में बताता हूँ तो ये मौका कैसे छोड़ूँ। ये जो तरामीम हैं इनका ताल्लुक अवाम के मुकदमात से नहीं है। 22,60,000 ज़ेर इल्तवा मुकदमात में 18,60,000 ज़िला कचहरी में हैं जिनके मुतालिक ये तरामीम नहीं हैं, उन पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। 4,60,000 हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में हैं, 4 लाख उनमें हाई कोर्ट्स और फेडरल शरीयत कोर्ट में हैं, उन पर भी इतना ज़्यादा असर इनका नहीं पड़ेगा। 60,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में हैं, 33,000 सिविल नेचर के हैं, उन पर इसका असर नहीं पड़ेगा। 10,000 क्रिमिनल हैं, उन पर भी इसका असर नहीं पड़ेगा। पीछे आप देख लें 15-16,000 मुकदमात, उनमें से भी सारे आइनी नहीं हैं। 28-100 मोटो केसेस हैं, उनसे मुतल्लिक एक अलग अदालत बना लेना और उसके नतीजे में नए आने वाले चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के इख्तियारात महदूद कर देना और किसी और को वो इख्तियारात दे देना, इसके ऊपर सारी अलार्म्स जो हैं वो बज रहे हैं। इसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं और उठते रहे हैं, उठते रहेंगे, क्योंकि अगर आइनी तरामीम अवाम के मफाद को ना हिट कर रही हूँ, अवाम के मफाद के लिए ना हूँ, तो फिर उन पर सवालात रहते ही हैं कि ये इस वक्त इतनी इमरजेंसी क्यों, आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि वज़ीर-ए-आज़म को अमेरिका में दौरा मुख्तसर करके वापस आना पड़ रहा है, क्या ज़रूरत पड़ी कि सदर पाकिस्तान जिनको कई तरह के इस्तिस्ना हासिल होते हैं वो एक जमात के सरबराह के घर रोज़ पहुँच जाते हैं। क्या आखिर ऐसी आफत आ गई है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तमाम मसाइल छोड़कर मौलाना को राज़ी करने लगे हुए हैं। आखिर इस अक्टूबर में ही ये तरामीम करना क्यों ज़रूरी हैं? इसका जवाब जस्टिस मंसूर अली शाह की तेज़ी से चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने के दिन करीब आने के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप कहें ना कि चीफ जस्टिस काज़ी फायसा को एक्सटेंशन देने की बात गलत है तो उसको साइड पे रख ले। हम इसको ये कर लेते हैं नैरो डाउन करके कि जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने से पहले कोई ना कोई नई चीज़ की जा रही है। अच्छा जी, ये ख़त तो आपके सामने हमने रख दिया। अब आते हैं मीटिंग मिनट्स जारी किए गए हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम उस कमेटी के जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने शिरकत नहीं की, माजरत की, एतराज़ उठाया, ख़त लिखा और कहा कि फुल कोर्ट बुलाएं और फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं या फिर फुल कोर्ट जुडिशल साइड पे बिठाएं और इसका डिटरमिन करें कि जो नया ऑर्डिनेंस जारी हुआ है सदारती प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का, उसकी आइनी हैसियत क्या है। चीफ जस्टिस काजी फायसा ने इसका तफसीली जवाब दिया, इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर पर कई इल्ज़ाम दर दिए और वो इल्ज़ाम कमेटी से मुतल्लिक़ भी उनमें बेशतर नहीं थे, वो उनके जुडिशल वर्क से मुतल्लिक़ थे। लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या फुल कोर्ट मीटिंग बुलानी है या नहीं बुलानी। वो फुल कोर्ट मीटिंग जिसका क्रेडिट चीफ जस्टिस काजी फायसा ने इसी सितंबर में नए अदालती साल पर लिया कि मुझसे पहले तो लोग घबराते थे, नहीं बुलाते थे, मैंने तो आकर बुलाई, तो अब जब इतनी बड़ी ज़रूरत पड़ी है तो क्यों नहीं बुलाई जा रही है, उस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा, ये बाकी है। लेकिन मीटिंग मिनट्स देखिए, इसमें यह कहा जा रहा है जी कि हम क्रिटिसाइज़ कर रहे थे ना जी कि एक नज़रसानी की दरख्वास्त बार बार पॉपअप होकर ऊपर आ रही है, 63 ही। उन्होंने कहा जी नहीं, हमने 14 नज़रसानी की दरख्वास्तों पर 8 लार्जर बेंच बनाए हैं। ठीक है, शुक्रिया।
अच्छा जी, इनमें से 4 लार्जर बेंचेस के सरबराह जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, ताकि ये तासुर भी जाए कि वो कमेटी में नहीं थे, हमने उनके साथ कोई तासुब रखा। अच्छा, जस्टिस मुनीब अख्तर भी कई बेंचेस में शामिल हैं, जिनसे मुतालिक खुद खत लिख के कह रहे हैं कि वो तो जनाब स्टे दे देते हैं और पता नहीं काम नहीं करते। लेकिन अगला सवाल, आपने 8 लार्जर बेंच बनाए, तारीख सिर्फ एक की रखी, वही 63 वाली, बाकियों की तो डेट ही नहीं दी कि उन पर कब समातो नहीं है। बेंच खाली बना देना किया है आपने। जुलाई में जो बेंच 63 का रखा था उसकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह के पास थी, अब आप हैं उसके सरबराह। तारीख तो आई नहीं है, तो मीटिंग मिनट्स आ गए और कहा गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह का जो खत था वो सेक्रेटरी को भेजा गया, हमें उन्होंने नहीं दिया, सेक्रेटरी को दिया। हालांकि सेक्रेटरी के जरिए ही एड्रेस किया जाता है कमेटी को, सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस रजिस्ट्रार के जरिए किया जाता है। तो भाई दवे वही रजिस्ट्रार इसकी सेक्रेटरी भी हैं। वो कहते हैं जी कि वो उन्होंने हमारे सामने रखा ये ख़त इस मीटिंग में, और वो ख़त हमने देखा, लेकिन हमने उसके बावजूद 8 बेंचेस बना दिए हैं, लार्जर बेंचेस, और तारीख हमने सिर्फ आर्टिकल 63 वाले की रखी है। अब 63 वो है जिस पर समात कल होने लगी है। कल दिन 11:30 बजे 63 की नज़रसानी लगी हुई है और उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच का हिस्सा हैं। बैठते हैं तो खबर, नहीं बैठते तो खबर। बैठते हैं और बैठकर अपनी आरा का इजहार करते हैं तो खबर, और आरा का इजहार करके बैठे रहते हैं तो अलग खबर। और अगर अपनी राय, जैसे चीफ जस्टिस काजी फाइज ने, जब चीफ जस्टिस उमरत आबदयाल थे, उनके साथ मिलिट्री कोर्ट्स की पहली समात में बैठकर अपनी सारी आरा बताई कि जी इंटरनल सेटिंग्स ठीक नहीं है सुप्रीम कोर्ट की, हमारी बात नहीं सुनी जा रही, लिहाजा मैं बेंच से उठ के जा रहा हूँ। क्या जस्टिस मुनीब अख्तर ये भी करेंगे? अगर ये करते हैं तो एक और बड़ी खबर। तो कल का दिन डिफाइन कर देगा, कल पीर का दिन डिफाइन कर देगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला चल रहे हैं क्या ये कामयाबी से बढ़ते रहेंगे या इसके खिलाफ कोई रेजिस्टेंस होगी। कल का दिन अगर खैरियत से गुजर गया और रूटीन से आया, जैसे मुनीब अख्तर बेंच में बैठे समात की वापस चले गए, तो इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, उसकी खुली छुट्टी। और अगर वो और बाकी जजेस कोई पोजीशन लेने की मूड में नहीं है, ये कल तय हो जाएगा। और अगर कल उन्होंने ये रजिस्ट किया तो इसका मतलब है कि जस्टिस मुनीब अख्तर कुछ ना कुछ हिमायत इंटरनली रखते हैं। और जो कल की आपको मैंने खबर शेयर की थी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, चीफ जस्टिस काजी फाइज आगे बड़ी मुद्दत तक बड़े पसंदीदा रिपोर्टर रहने वाली असनाद मलिक की, कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस के आपस में ताल्लुकात इंतहाई लोएस्ट पॉइंट पर हैं, ख़राब है। तो ये सारी सिचुएशन है। अब कल का दिन, कल का सूरज क्या खबर लाता है, इम्कानात मैंने आपके सामने रख दिए, लेकिन इन इम्कानात तक मत रहिएगा, कुछ और भी हो सकता है, कुछ और भी तो हो सकता है तो कुछ और तो होता रहता है, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा, जो होगी देखा जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।